कर्व हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, जैसा रेजोनेंस कर्व हम बनाएंगे तो रेजोनेंस कर्व कुछ ऐसा होता है सर, इस प्रकार। तो बोले सर ये वो वाली सिचुएशन होती है जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। क्या होती है, एफ आर वो फ्रीक्वेंसी जहाँ पे करंट क्या मिलता है अपने को, मैक्सिमम। और भाई मैंने आपको बताया नहीं था, याद हो तो, आई निकालोगे तो वी अपॉन जेड करोगे, ऐसा वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यही तो कहता है V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या कहता है अपने को, V इक्वल टू, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन V, तो V अपॉन V जेड। तो यहाँ से भी मैं जेड की बात करूंगा तो जेड क्या है, बोलो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, इसका स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ये सब हमने जवाब किया। अब आई जो करंट है ये मैक्सिमम कब होगी, बोले सर ये जो डाटा है ये क्यों कम हो, तो आई का डाटा मैक्सिमम जब ये होगा जब ये मिनिमम होगा, और मिनिमम का मतलब आर तो जीरो कभी हो नहीं सकता, तो रेजिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता बेटा, ये ध्यान रखना, किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। नहीं कि जीरो हो जाएगा तो सर्किट ही आइडियल बन जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आज के मुझे बताओ, आज के जमाने में ऐसा इंसान है जिसके पास कमी नहीं है, कमियां नहीं है, सबके पास कमियां है। यदि जिसके पास मान लीजिए कोई कमी नहीं है तो कैसा आदमी हो गया, तो परिपूर्ण इंसान हो गया, तो भगवान का रूप हो गया, है या नहीं। तो जो अपने में कमियां है, मान लो अपने में मान लो कोई कमी है तो उसको बोल देते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोल देते हैं उसको, ये रेजिस्टेंस है भाई आपका। और जैसे सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो करंट का अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है, नहीं करता, करंट को फ्लो नहीं होने देता रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फ्लो का अपोज जो कर रहे हो कौन कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है। तो हर इंसान में कमी होती है, जैसे पानी बह रहा है, फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड का अपोज कौन करेगा, विस्कोसिटी। श्यानता, श्यानता क्या करती है, जब पानी प्रवाहित होता है, जब पानी का प्रवाह होता है तो उसका क्या करती है, वो अपोज करती है। तो ऐसा कोई 8% में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है। हर बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस होगा। ह्यूमन बॉडी ले लो, आर्टिफिशियल बॉडी ले लो, कोई सी भी बॉडी ले लो, हर बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस होता है। अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस जीरो हो नहीं सकता, ये तो आर तो जीरो हो नहीं सकता। इसको यदि अपन जीरो करें तो कैसे कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को जीरो करने का ये तरीका है, जब एक्सएल इसके बराबर हो जाए, एक्सएल, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, V अपॉन V आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस फिर एक्सएल, इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अब एक्सएल में से एक्सएल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, और ये क्या हो जाएगा, V अपॉन V आर, ये हो जाएगा आपका आई। ये समझ लो आप, क्लियर हो गई बात। इसको बोल देते हैं अपन करंट की वैल्यू क्या निकालना, मैक्सिमम। अब देखो यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है एफ और दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है एफ। ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसको अपन बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट, जहाँ पे आई का डाटा जो होता है आई नोट मैक्सिमम पावर में रूट होता है। इस मैक्सिमम का 1/√2 पार्ट होगा, वो काम होगा F1 और F2 का। शायद देखा होगा आपने, इसको बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट, अर्ध शक्ति बिंदु। याद रखेंगे इसको, हाफ पावर अर्ध शक्ति बिंदु। ठीक है, तो F1 और F2 वो सिचुएशन है जहाँ पे हाफ पावर पॉइंट मिलता है, FR वो है जहाँ पे करंट क्या मिलती है, मैक्सिमम। बोले हाँ सर, तो मुझे बता दीजिए सर क्वालिटी फैक्टर क्या होगा। तो बोले सर क्वालिटी फैक्टर को मैं क्यों लिखता हूँ और क्यों होता है, एफ आर बोल दो या एफ नोट बोल दो, इसको एफ आर बोल सकते हैं, एफ नोट बोल सकते हैं, एक ही बात है। एफ नोट अपॉन में F2 माइनस F, या फिर एफ नोट अपॉन में मोड ऑफ F1 माइनस F2, एक ही बात है। ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मूला काम में है। दूसरा क्वालिटी फैक्टर ये भी होता है सर, ओमेगा L अपॉन में R, जिसको मैं ये भी कह सकता हूँ XL अपॉन में R। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर
क्यू, जिसको बोलते हैं विशेषता गुणांक। बढ़ाओ ना अपनी विशेषता गुणांक। ध्यान रखना बेटा, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे क्वेश्चन वो यही से बनते हैं एग्जाम में। क्वालिटी फैक्टर यहाँ से बन जाएगा एक्स सी अपॉन में आर, जिसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन में ओमेगा सी अपॉन में। ये सब के सब क्या है? क्वालिटी फैक्टर। ये सब। इसके बाद में मैं बात करूं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर किसको किससे लिखते हैं? कोस वाई से। और ये क्या होता है? आर अपॉन में। पावर फैक्टर क्या होगा? आर अपॉन में। कैसे हम यहां तक बात क्लियर हो गई बेटा? तो क्या क्या बातें सीखी है पढ़ने इस वाले पार्ट से कि सर रेजोनेंस सर्किट वो सिचुएशन होगी जब करंट की वैल्यू क्या मिलती है? मैक्सिमम। और वो मिलती है एक्सएल बराबर एक्सी पे। इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसका डाटा आता है 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट एलसी। बोले सर ठीक बात है। तो बोले सर ये वो फ्रीक्वेंसी जहां पे करंट मैक्सिमम और F1 F2 कहलाते हैं हाफ पावर पॉइंट, जहां पे करंट की वैल्यू I0 मैक्सिमम का 1/√2 पार्ट मिलती है। कैसे हम? बोले हां सर। यहां तक बात क्लियर होगी? बोले सर क्लियर होगी। फिर बोले कि सर देखिए मुझे ये बता दीजिए क्वालिटी फैक्टर क्या क्या है? तो क्वालिटी फैक्टर कहलाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन में बैंड चौड़ाई। इसको बोलते हैं बैंड विड्थ। ये जो दोनों F1 F2 के बीच का जो गैप है ना, इसको क्या बोलते हैं? बैंड विड्थ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बैंड विड्थ, बैंड चौड़ाई। ठीक है, तो Q बराबर कहलाएगा F0 अपॉन में F2 माइनस F1। तो सर Q को किसको भी बता सकते हैं? मतलब सर इस रूप में बता सकता हूँ ओमेगा एल अपॉन में, जिसको लिख सकता हूँ मैं एक्सएल अपॉन में। क्वालिटी फैक्टर को अपन इस रूप में बता सकते हैं एक्सी अपॉन में। एक्सी को बोल सकते हैं 1 अपॉन में ओमेगा सी इनटू में। बोले हाँ सर। बोले सर पावर फैक्टर क्या कहलाएगा? बोले सर पावर फैक्टर कहलाएगा आर अपॉन में जे। इसको क्या कह देते हैं अपन? पावर फैक्टर। इसको बोलते हैं शक्ति गुणांक। क्या बोलते हैं इसको? शक्ति गुणांक। और इसको क्या बोलते हैं? विशेषता गुणांक। ऐसा हमें जवाब चाहिए। ये क्या कहलाता है? अर्ध शक्ति बिंदु। जैसे ना इस सारा पूरा का पूरा रिवाइज करो कंप्लीट रिवाइज करो।
हो गया बेटा? इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें? जैसे एक तो है एफ आर इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एल सी, एक तो ये बन रहा है सर। जो दूसरा क्या बन रहा है सर, ओमेगा एल अपॉन में आर, ये बन रहा है सर। एक बन रहा है एक्स अपॉन में आर, एक बन रहा है एफ नॉट अपॉन में एफ टू माइनस एफ वन अपॉन, एक बन रहा है सर आर अपॉन में जाएगा। ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन रहे हैं। अब आगे चलते हैं अपन। ये डाल दो, ये सारे आप भी लिखो इसको एक ब्रैकेट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, एफ आर इक्वल टू 1/2π/LC, क्वालिटी फैक्टर ओमेगा एल अपॉन में आर, क्वालिटी फैक्टर 1/ओमेगा आर, क्वालिटी फैक्टर एफ नॉट अपॉन में एफ टू माइनस एफ वन और पावर फैक्टर cos π बराबर r अपॉन में, ये सारा हो गया, लिख लिया। चलो अब आगे चलते हैं। अब बात करने जा रहे हैं अपन, लास्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर के ऊपर बात करनी जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है? जैसे ट्रांसफार्मर होता है जो एसी सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने का काम है। ठीक है, हो सकता है कम एसी वोल्टेज को ज्यादा एसी वोल्टेज में पहुंचा देता है और ज्यादा को किसी में पहुंचा सकता है कम। ये सारा ट्रांसफार्मर के हाथ में होता है। जैसे इसमें लोहे की छोटी छोटी प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर लगी हुई होती है। लोहा होता है कच्चा लोहे की प्लेट, कच्चा नरम लोहा। ये प्लेटें एक दूसरे के ऊपर सेट होती है। ठीक है, और यहाँ पे लगी हुई होती है जो होती है कोयल्स। ठीक है, प्राथमिक नलियां। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? Np। और इन प्राथमिक नलियों के साथ संपर्क में होता है एसी वोल्टेज सोर्स Vp। ठीक है, और यहाँ होती है मेरा Ns। ठीक है, और इनके संपर्क में होता है अल्फा वोल्टेज V0। इसको लिख सकता हूं मैं Vp Vs। ठीक है, या बोल सकते हैं EP और ES। जैसे हम जवाब चाहिए, ये सिचुएशन है सर ट्रांसफार्मर की, जो एसी सप्लाई का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो जो जगह जगह ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं वो काम यही है। जैसे हमें जवाब चाहिए सर, अब क्या होगा इसमें? सर इसके अंदर ये होगा कि हम ये बात जानते हैं सर, बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे लेंज एंड फैराडे का काम कहता है कि यहाँ के वोल्टेज को यहाँ पे भेजने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो सर प्राथमिक कुंडली में जो फ्लक्स में चेंजिंग आएगा
उसमें कुछ नहीं, कौन सी है, सेकेंडरी कुंडली, ठीक है। यहां से तो सर यहां से हम जानते हैं फैराडे का लॉ यूज करें तो E बराबर फैराडे लेंस का, तो E बराबर माइनस का NP, याद है ना, E बराबर माइनस का NP d phi अपॉन में dt, फैराडे और लेंस का लॉ, वेरी गुड। तो यहां से EP बराबर माइनस का NP d phi अपॉन में dt, और प्राथमिक कुंडली की बात करूंगा तो मैं P ले लूंगा, सेकेंडरी कुंडली के लिए मैं बात करूं ES बराबर तो माइनस का NS d phi अपॉन में dt और S, ये चलो। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर ये 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, यहाँ से इन दोनों को मैं साथ ले लेता हूँ, अपॉन में ले लेता हूँ, तो EP अपॉन में ES बराबर माइनस का NP d phi अपॉन में dt P और माइनस का NS d phi अपॉन में dt और ये S, ये चलो। माइनस से माइनस कैंसिल, अब ये d phi अपॉन dt P बराबर d phi अपॉन dt S, ये बराबर है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कैंसिल। तो EP अपॉन में ES बराबर क्या हो गया, NP अपॉन में NS, और हम ये बात जानते हैं सर, जो पावर है P, तो सर P पावर जो होती है वो क्या होती है, P इक्वल टू V, ये चलो। तो बोले सर P बराबर, यदि मैं प्राथमिक की बात करूंगा तो VP IP, तो यहाँ पे PP लगा देता हूँ, और सेकेंडरी की बात करूंगा तो PS बराबर BS IS, ये सब। तो और ट्रांसफार्मर की जो पावर है वो सेम होती है, तो इसका मतलब जो पावर यहाँ होगी वही पावर यहाँ होगी सर। तो VP बराबर क्या होगा, VS, तो VP IP बराबर VS IS, तो VP अपॉन में VS बराबर IS अपॉन में IP, और VP बोल सकते हो या EP बोल सकते हो, एक ही बात है बेटा, EP IP बराबर ES IS, तो इसको EP भी लिख सकते हो आप, EP अपॉन में ये सर। अब अपने पास भी ये सिचुएशन है, देखो सर EP अपॉन में ES बराबर तो आ गया IS अपॉन में IP, और बराबर आ गया सर NP अपॉन में NS, ये सर हमें जवाब चाहिए। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को ही अपन बोलते हैं सर, कौन सी सिचुएशन, ट्रांसफार्मर सिचुएशन। ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहां से का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस वाले इक्वेशन से। आपको दे देगा EP का मान दे देगा, ES का दे देगा, EP का दे देगा, NP का दे देगा, NS का दे देगा, आपको पूछेगा ES कि ये बता दीजिए आउटपुट के अंदर कितना वोल्टेज आएगा, कि सेकेंडरी कॉइल्स के ऊपर जो वोल्टेज आएगा उसका डाटा बता दो कितना आएगा। फिर आपको IS दे देगा, IP पूछेगा, NP दे देगा, NS दे देगा, मतलब यहाँ से कुछ ही गिर सकता है, यहाँ से कुछ भी गिर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड है। ये फॉर्मूला तेरे को पता होना चाहिए। अब देख तो इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए EP NP ES IS, लेकिन ये उल्टा करना है, यहाँ P लोगे तो यहाँ क्या लोगे, ठीक है, और यहाँ P आ गया तो यहाँ S आएगा, तो यहाँ क्या आएगा P, लेकिन इसमें क्या रहेगा, तो जिसको आप ऐसे बोल सकते हो PSP, ये सर, और इसको बोल सकते हो SPS। तो ये और ये तो हमेशा सेम रहेगी, EP और NP, ES और NS, और ये हो जाएगा IS और IP, ये बराबर लगा दो, ये सर देखिए।
घर में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? कितने घंटे पढ़ते हो? 2-3 घंटे? थोड़ा ज़्यादा पढ़ो तो 2-3 घंटे से कैसे काम चलेगा? पेपर आज है मेरे ख्याल से। अब आज पेपर है क्या? कल था, कल हो गया पेपर। तुम लोगों ने दिया पेपर? क्यों? 2 बजे से तो तुम आ जाएगा। यही तो रहते तुम लोग पाओगे। पापा बोलते रहते कि भाई ऊपर दिला देंगे राहुल जी को, ऊपर जगह खाली है ना आपकी। हाँ, बोल रहे थे कि ये तो अभी यहीं जाए करेंगे। तो आप घर जाते हो क्या सीधे यहाँ से? घर मत जाए करो यार, अब वो टाइम नहीं रहा अपने। अब अपने छोटे बच्चे नहीं रहे कि घर तो अपने लिए जाना जरूरी है रोज, है ना। अब आप बड़े हो गए हो, 12th आप पास कर चुके हो, पास ही कर चुके हो कि जब चुका आ जाएगा जो भी आएगा, लेकिन पास हो गए एक तरह से। अब मेरी बात ये मैच्योरिटी अपलोड करो। अब ये देखो कि अपना फ्यूचर बन कैसे सकता है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो कि फ्यूचर बनने के लिए अपन क्या करेंगे। कि पहला ऑप्शन ये है कि यार घर जाएंगे तो आने जाने का टाइम वेस्ट होगा, पढ़ाई हो नहीं पाएगी, और ऑप्शन है नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अपन पापा के यहीं पे मकान बने हुए वहीं पे रह लेते हैं, रूम लेके ऊपर पापा से ले लेंगे वो मांग लेंगे। तो यदि यहाँ पढ़ते हैं तो थोड़ा ज़्यादा फायदा भी मिल सकता है। ऐसे सिलेक्ट किया करो ऑप्शन, ऐसे ढूंढो ये ऑप्शन पढ़ने के लिए, है ना। अब जैसे ये है क्या नाम है, तनिषा, भाई इसका घर है पावटा में है, बड़े लंबे छोटे घर है इसके, लेकिन फिर भी घर नहीं रहती। ये सीधे जाएगा भी खाना वाना खा के सीधे लाइब्रेरी जाते हो। और ये मेरे घर 9-10 बजे तक पढ़ते हो, 8-9 बजे तक रात। कितने बजे तक रहते हो लाइब्रेरी? 7 बजे तक, 6 बजे तक लाइब्रेरी रहती है। और उसके बजे चले जाते हो 12:30 बजे चले जाते हो। तो मतलब 4 से 5 घंटे लाइब्रेरी में गुजारा करते हो और पढ़ाई वही सही है। आप करो क्योंकि अभी 4 मई का कितने दिन बच रहे हैं? 27 के दिन 14 दिन हो गए ना, 20 दिन बच रहे हैं फिक्स। 20वें दिन पे तो आपको पेपर हो जाएगा। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस पेपर के लिए इतनी अच्छी कोशिश करें, कम से कम आप 200-250 नंबर तक ले आओ, 250-300 तक, ताकि घर वालों को भी ये फायदा मिले। ऐसा लगे घर वालों को कि हाँ यार मेरे बच्चे को सिर्फ 1 महीने में जाए, उसमें भी इसने 250-300 नंबर अचीव कर लिया, तो पूरी साल ये पढ़ेगा तो ये 100% नंबर ला सकते हैं 650 के आसपास। और ये जब नंबर ले आएगा तो सिंपल सी बात है, सिलेक्शन की रेंज में आ जाएगा बच्चे, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब इसे मान के चलो भी आप तैयारी करने के लिए आ रहे हो 1 महीने में, पता चले घर वालों को बच्चों के नंबर ही माइनस में आ रहे हैं तो फिर उनकी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। आ रही बात समझ में? इसलिए थोड़ा मेहनत किया करो, यहाँ पे रुका करो, पेपर दिया करो बेटा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है पेपर की। प्रैक्टिस आप जो ये पेपर मिस कर रहे हो ना 2 से 5 वाला, बहुत गलत कर रहे हो, ये मिस नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठ के पीछे पढ़ लो 2 बजे तक, फिर उसके बाद में पेपर देने बैठ जाओ 5 बजे तक, और फिर घर चले जाओ। अब वो स्कूल वाली लाइफ खत्म हो चुकी है बेटा आपकी, जो आपने इंजॉय किया है स्कूल वाली लाइफ में। भाई स्कूल जब तक है तब तक क्लास है, उसके बाद में खत्म। अब पता है क्या होता है, आपको तो शायद नहीं पता है बेटा। आप सीकर कोटा जयपुर जाके देखोगे तो हालात ये होते हैं, सीकर की गलियाँ बेटा और कोटा की गलियाँ रात को पूरी रात चलती है, पूरी रात बच्चे नहीं सोते हैं। 1-1, 2-2 बजे तक तो उनके कैंप छूटते हैं, रात में 12, साढ़े 12, 1 बजे तक नाइट कैंप। बच्चे पढ़ते हैं 1 बजे तक, वही जो कैंप यहाँ चलते हैं वही कैंप वहाँ चलता है। 1 बजे तक पढ़ते हैं बच्चे, 12 बजे तक। उसके बाद में यदि कोई बच्चा रूम लेके रहता है तो फिर चाय की खड़िया वगैरह पे आके बैठ के चाय पी के फिर जाएगा, फिर पढ़ेगा। क्या हालात होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं भाई पूरी रात पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर पता चलता है कि वही बच्चे जब देखते हैं, अरे यार एक नंबर से नहीं, अरे यार काश एक ट्यूशन से मिल जाता। कट ऑफ गई है 648 और बच्चे के नंबर आ रहे 640। अरे यार 2 ट्यूशन नोट करते था तो मेरा तो ऐसे सिलेक्शन हो जाता। यहाँ पे आके अटक जाता है मामला। तो यहाँ पे बेटा एक ट्यूशन पे अटकता है मामला। आप एक ट्यूशन गलत कर दिए तो 4 नंबर और -1, 5 नंबर माइनस में चले गए। तो सोचो कि ट्यूशन में छोड़ के आ जाते हैं और आप -1 नंबर एक्स्ट्रा चलने की वजह से आप 1 नंबर कम की वजह से आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा भी हो जाता है। तो ये सिचुएशन से हमें सीखनी पड़ेगी अपने।
चलेगा ये? चलो अब आगे देखते हैं कि सर ये ट्रांसफार्मर में सर 2 प्रकार के होते हैं। तो सर कैसे? तो सर ये मतलब ऐसा है सिस्टम कि मान के चलो कि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो है वो है ईपी। तो सर इनपुट ईपी की सिचुएशन ये है कि हम दे रहे हैं 10 वोल्ट, मिल रहा है 50 वोल्ट। जब दे रहे हैं 220 वोल्ट, मिल रहा है 440 वोल्ट, ज्यादा वोल्ट मिल रहा है। तो इस प्रकार का ट्रांसफार्मर कहलाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बेटा एनएस का डाटा ज्यादा होगा, किससे? एनएस। जिसकी सिचुएशन में लिखवा देता हूं यहाँ पे। जैसे ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर में से 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप। तो स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी क्या खासियत है? वैसे उसकी खासियत होती है एनएस का डाटा एनएस से ज्यादा होता है, मतलब कुंडलियों की संख्या, फेरों की संख्या। एनएस इस वाले की क्या रहेगी? ज्यादा, इसकी क्या रहेगी? कम। और इसी सिचुएशन में ईएस का मान ज्यादा होगा, ईपी का मान क्या होगा? मतलब ये क्या करेगा? लो वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा? लो वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट करेगा? हाई में। लो वोल्टेज कन्वर्ट टू हाई वोल्टेज। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की क्या खासियत है? वैसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की खासियत है कि इसकी खासियत ये है कि एमपी का जो डाटा है वो ज्यादा होगा और एनएस का डाटा क्या होगा? कम। इसमें जो ये होगा सर ईपी ज्यादा होगा, ईएस क्या होगा? तो सर ये कहलाए, इसमें क्या होगा? प्लेसमेंट होगा सर ये हाई वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट करता है? लो वोल्टेज। ये सब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज को कन्वर्ट करता है, इसको कहते हैं अपन स्टेप डाउन। ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंटली लिख लिया बेटा? हो गया बेटा? इस प्रकार से अपना जो एसी वाला जो पार्ट है ये अपना क्या होता है? कंप्लीट होता है ना? ठीक है, फिर अपन इससे कुछ रिजल्ट्स वगैरह देख लेते। टाइम क्या हो गया? एक बार टाइम बताओ। अब अपन इसको कुछ एलसीआर सर्किट के अंदर, ठीक है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर कोयल और ये मैंने सोर्स लिखा, ठीक है। ये आर हो गया, ये सी हो गया, ये एल हो गया,
ये हो गया P इक्वल टू B को साइन में, ठीक है। और यहाँ से क्या फ्लो होगी, करंट। क्वेश्चन ये है कि R का जो डाटा है वो दे रखा है 10 ओम, ठीक है। C दे रखा है 2 फैराड, ठीक है। और L का जो डाटा है वो दे रखा है 4 मिली हेनरी, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी का जो सोर्स जोड़ रखा है वो जोड़ रखा है 50 हर्ट्ज, ठीक है। इसका डाटा है ये ओमेगा, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इंपीडेंस क्या होगी सर्किट, इंपीडेंस पूछ रहा है। फिर ये पूछ रहा है एक्सएल बताओ और एक्ससी बताओ, एक्सएल एक्ससी और जेड। तो इसे निकाल लेंगे, सबसे पहले एक्सएल निकाल लेते हैं यहाँ से। तो एक्सएल कैसे निकालूंगा, तो सर एक्सएल में निकालूंगा ओमेगा का, ठीक है। यहाँ से तो ओमेगा का डाटा कितना हो गया 50, एल कितना है 4 मिली 10 की पावर माइनस ऐसे हो 520 200 इनटू में 10 की पावर माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 0.2 ऐसे हमें जो यहाँ से। फिर मेरे को चाहिए सेकंड नंबर पे एक्ससी, हाँ सर। तो एक्ससी होता है मेरा फॉर्मूला ओमेगा सी, ऐसे हमें जो चाहिए यहाँ सर। तो ये हो गया मेरा 1/, ओमेगा का डाटा कितना है 50 और सी कितना है मेरा 2, ये चलो फिर हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा 100, ये चलो फिर हाँ सर। तो बोले सर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो सर इसको लिख सकते हैं अपन x बराबर लिख देंगे 0.01, ये चलो मैं जवाब चाहिए। बोले सर अब z चाहिए, हाँ सर। तो बोले सर z किस निकालूंगा, तो सर r² प्लस xl माइनस xc इसके स्क्वायर, इसका क्या कर दूंगा अंडर रूट कर दूंगा, बोले हाँ सर। z बराबर r का डाटा कितना है, r का डाटा है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 प्लस xl कितना है मेरा 0.2, xc कितना है मेरा 0.01, ये चलो और इसके क्या कर दिया मैंने स्क्वायर, तो सर ये मेरे कितना हो जाएगा 100 प्लस 0.20 में से 0.01 निकाल दो कितना हो जाएगा 0.19, ये चलो मैं जवाब चाहिए 0.19 और इसका क्या कर दूंगा मैं स्क्वायर, ये चलो। तो यहाँ से इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना लिंक।
लिख लीजिए बेटा, चले आइए। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रखा है, ये एलसीआर सर्किट है, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर कॉइल और ये यहाँ पे एसी सोर्स होगा। ठीक है भाई, जैसे हम जवाब चाहिए, जैसे रेजिस्टेंस जो है वो है सर 3 ओम। ठीक है, लिखना सर। और एक्सी जो है, इसकी जो प्रतिबाधा है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 8 ओम और एक्स से दे रखा है 4 ओम। ठीक है, और सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो है 50। ऐसे सर्किट में करंट जो फ्लो हो रही है वो इस प्रकार से हो रही है, आई बराबर 50 20 इस रूप की होगी। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो क्या क्या है? पहला नंबर का क्वेश्चन तो ये है कि सर यहाँ से भी कुछ बता दो, पहला नंबर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये है सर कि मेरे को यहाँ से सर आई आ रहा है बता दो। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है सर मेरा मुझे यहाँ से सर बी आ रहा है। और चौथा नंबर का क्वेश्चन है सर यहाँ मुझे फ्रीक्वेंसी ओमेगा बता दो। और पांचवा नंबर का क्वेश्चन है सर मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। देखिए सोल्व करें इसको, देखते हैं कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते। जेड निकालना है बेटा, IRMS निकालना है, VRMS निकालना है, ओमेगा निकालना है, एफ निकालना है।
जेड कितना है? जेड निकालो, IRMS निकालो, BRMS निकालो, ओमेगा निकालो, एफ निकालो। जेड तो आ रहा है 25, IRMS कितना है?